हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ देव एंड शी इज़ दीक्षा। आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप भी अंडमान की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रैवल, फूड्स, फ्लाइट्स, वाटर स्पोर्ट्स एंड आपको कहाँ कब कैसे जाना है। अगर आप भी 7 दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस वीडियो में जो भी आप ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लाइट्स बुकिंग की। अगर आप फ्लाइट्स बुक कर रहे हो तो सबसे जो बेस्ट टूल है ऑनलाइन फ्लाइट बुक करने के लिए वो है स्काई स्कैनर। वहाँ आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं जहाँ आप अपनी चीपेस्ट फ्लाइट का, और अगर आपको स्टॉपेज के साथ फ्लाइट चल जाएगी तो वो भी डाल सकते हो। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 तरह की फ्लाइट्स मिलेंगी। डायरेक्ट फ्लाइट्स हो सकता है थोड़ी महंगी मिलें क्योंकि हम इनडायरेक्ट फ्लाइट से गए थे। हमारा लेओवर 4 से 6 घंटे का 4 से 6 घंटे का लेओवर था। बहुत ज़्यादा टाइम हमको लगा, हम थक गए थे बीच में। तो अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट लेते हैं तो आपको थोड़ी सी महंगी लेओवर के साथ लेते हैं तो आपको वो थोड़ी सस्ती पड़ेगी। तो मोस्टली मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स जाती हैं वो जाती हैं इंडिगो की, खासकर दिल्ली से। हमने फ्लाइट्स ली थी अपनी दिल्ली से, तो ज़्यादातर जो फ्लाइट जाती हैं वो इंडिगो की जाती हैं। तो हमारा कॉम्बिनेशन था इंडिगो और एयर इंडिया का, आई गेस। तो अब हम बात करते हैं अपने सिम नेटवर्क की। अंडमान में सबसे ज़्यादा चलने वाला नेटवर्क है BSNL एंड देन उसके बाद आ जाता है हमारा एयरटेल। अगर आपके पास BSNL है तो बेस्ट है, अदरवाइज़ एयरटेल से भी आपका काम चल जाएगा। हम लोगों को ये दोनों के पास एयरटेल का नेटवर्क था तो हमें कोई भी इशू नहीं हुआ। हर जगह हमें नेटवर्क मिल रहा था, हमारी कॉल्स हो रही थी, तो इंटरनेट का भी कोई इशू नहीं आया हमें क्योंकि हम दोनों के पास ही एयरटेल का सिम था। बट मुझे लगता है दीक्षा, हैवलॉक और नील में इंटरनेट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं चलता है, एयरटेल का भी। मैं अपने अब हम बात करते हैं लोकल ट्रांसपोर्टेशन की। फ्लाइट्स के बाद सबसे ज़्यादा जो बड़ा खर्चा आता है वो आता है फेरीज़ का आपकी। ठीक है, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए आपको सबसे सेकंड नंबर का खर्चा आफ्टर फ्लाइट्स फेरीज का आता है, जो हमें लगभग दोनों का मिला के 9,008 से 9,000 के आसपास आया था। कंपनीज हैं जिनके नाम है मक्रूज है, ग्रीन ओशन है, ITT मैजेस्टिक है, नॉटिका है। अगर आपको सबसे ज़्यादा फास्ट जाना है, अगर आपसे जो सबसे ज़्यादा फास्ट चलने वाली लग्जरी फेरी है उसका नाम मक्रूज है। और अगर आपको ओपन डेक का एक्सपीरियंस लेना है प्राइवेट फेरीज में तो वो है आपकी ग्रीन ओशन। उसके अलावा और भी फेरीज चलती हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन ओशन ही है जो आपको ओपन डेक का एक्सपीरियंस देती है प्राइवेट फेरीज में। आप गवर्नमेंट फेरीज भी बुक कर सकते हो बट उसके लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी आपको। एक दिन पहले आपको जहाँ से गवर्नमेंट फेरीज चलती हैं उनके काउंटर पे जाना पड़ता है और सुबह सुबह आपको, मुझे लगता है 4-5 बजे वहाँ लाइन लग जाती है। मैंने सुना है और रियलिटी भी ये है कि वहाँ 4-5 बजे लाइन लग जाती है और वो इतनी आसानी से मिलती भी नहीं है। तो ज़्यादातर जो लोकल्स हैं वहाँ के वो गवर्नमेंट फेरीज करते हैं। और अगर आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, हनीमून पे जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप प्राइवेट फेरीज बुक करोगे। अगर आपको प्रीमियम सीट चाहिए जो कि मक्रूज में मिल जाती है, उसका नाम है मक्रूज गोल्ड। उसी शिप के अंदर लग्जरी सीट्स होती हैं, आप उसे बोल सकते हो बिजनेस क्लास, वो थोड़ी और ज़्यादा महंगी होंगी। अगर आपको कोई भी फेरी बुक करनी है उसके लिए एक सिंगल वेबसाइट है, गो टू अंडमान्स। उसका लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगा। गो टू अंडमान्स एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप सारी फेरीज बुक कर सकते हो। फिर लोकल ट्रांसपोर्टेशन में तीसरे नंबर का जो खर्चा आता है वो आता है कैब का, और कैब भी बारातंग जाने के लिए। अगर आप अंडमान जा रहे हो तो मुझे लगता है आप बारातंग मिस नहीं करो। अकॉर्डिंग टू अस सबसे प्रेफर्ड तरीका बारातंग जाने के लिए है कैब्स, क्योंकि आप वो अपना बुक कर सकते हो आराम से, उसमें कोई और नहीं रहता है, सिर्फ आप लोग जा सकते हो। आप चाहो तो अगर आपको कोई होटल में आपको कोई दूसरा पर्सन मिलता है जिनको बारातंग जाना, आप उनके साथ वो कॉस्ट शेयर करने के लिए कैब शेयर कर सकते हो क्योंकि कैब में काफ़ी स्पेस होता है। बट हमारी कैब में सिर्फ हम दोनों गए थे। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि कैब बुक करने के लिए कौन सा बेस्ट तरीका, अगर कैब आपको प्राइवेट कैब बुक करनी है तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? बेस्ट तरीका यही है, वहाँ बहुत सारे कैब्स वाले भैया आपको मिलेंगे। हम लोगों ने क्या किया था कि एयरपोर्ट से निकलते टाइम जब हम अपने होटल गए थे तो जिस कैब में हम गए थे हमने उन्हीं भैया से बात कर ली थी और उन्होंने हमारे लिए सब कुछ अरेंज कर दिया था बारातंग जाने के लिए। परमिट्स की रिक्वायरमेंट जो भी थी हमसे उन्होंने हमारा आधार कार्ड लिया था और हमारे लिए परमिट भी अरेंज कर दिया था। उसके लिए हमें सुबह सुबह उठना पड़ा बारातंग जाने के लिए, करीबन 3:30 बजे। तो अगर बात हो रही है बारातंग जाने की तो मैं आपको बता दूं, बारातंग जाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप बट 2 व्हीलर से नहीं जा सकते हो, ठीक है? 2 व्हीलर्स उस रोड पे अलाउड नहीं है। आप गवर्नमेंट बस से जा सकते हो, आप प्राइवेट बस से जा सकते हो और आप कैब बुक करके जा सकते हो, या अगर आपका कोई लोकल जानकार है वहाँ पे तो उसकी गाड़ी से भी जा सकते हो। अगर आप
प्राइवेट टैक्सी करके जा रहे हो, जो कि आप किसी भी टैक्सी वाले भैया से पोर्ट ब्लेयर में बात कर सकते हो, वो आपको बारातंग ले जाएंगे, आपको एसी बस भी मिल जाएंगी। और अगर आप यूज़ कर रहे हो गवर्नमेंट बस, जो कि एक चीपेस्ट ऑप्शन है बारातंग जाने के, और ऑथेंटिक एक्सपीरियंस लेना चाहते हो लोकल्स के साथ, तो आप गवर्नमेंट बस ले सकते हो। फिर हम बात करते हैं अपने लोकल ट्रांसपोर्टेशन में ही इंटरसिटी ट्रैवल के लिए। ठीक है, अगर आप पोर्ट ब्लेयर के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, या आप हैवलॉक के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, या नील के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो है स्कूटी। आप पोर्ट ब्लेयर में ऑटो से भी ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपको शहर के अंदर ट्रैवल करना है, आप गवर्नमेंट बसेस ले सकते हो, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है गवर्नमेंट बसेस की भी। और अगर आप हैवलॉक में ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको ऑटोज मिल जाएंगे, बट वो ज़्यादातर जेटी पे खड़े हुए मिलते हैं। अगर आप होटल से कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, अपने होटल वाले को आपको बोलना पड़ेगा कि वो आपके लिए ऑटो अरेंज कर दें, और वो एकदम अर्ली मॉर्निंग और नाइट के टाइम अरेंज नहीं होगा, नॉर्मल दिन होगा तो वो अरेंज हो जाएगा। और नील में भी सेम सिचुएशन रहेगी। तो बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपको स्कूटी चलानी आती है तो आप स्कूटी ही प्रेफर करें। स्कूटी से एक्सप्लोर करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब हम बात करते हैं अंडमान में हमारे स्टेज की। तो होटल सर्च करने का सबसे बेस्ट तरीका हम लोगों को लगता है गूगल पे आप डालेंगे होटल्स इन अंडमान, होटल्स इन पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक और नील, तो वो आपको सारे पॉसिबिलिटीज़ जो है वो शो कर देगा। उसमें आपको जो भी फ़िल्टर चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो आप लगाएंगे, और आपको वो आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, आपके फ़िल्टर्स के अकॉर्डिंग सारे होटल्स शो करेगा। तो अंडमान में पोर्ट ब्लेयर में जो हमारा फर्स्ट स्टे था वो था होटल वैल्यू लग्जरी, एंड सेकंड डे हमारा स्टे था एफ होटल में था। एंड आई गेस उस रेंज में एफ होटल वाज द बेस्ट होटल। वहाँ पे हमें हर तरह की जितनी भी फैसिलिटीज़ थी वो सब प्रोवाइड की गई थी। होटल्स रूम जो थे बहुत क्लीन थे। तो अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो प्लीज़ एफ होटल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ, उनके पास लिमिटेड रूम्स अवेलेबल रहते हैं, सिर्फ 8 रूम है उनके पास। उसमें 3 तरह की कैटेगरी हैं, जिसमें 2-2 रूम्स पर कैटेगरी में आ जाते हैं। जो सबसे अच्छा कैटेगरी है उसमें रूम में जकूज़ी भी इंक्लूडेड है। एंड हैवलॉक में उसके बाद हमारा स्टे था एक्वा स्टे रिजॉर्ट में। हैवलॉक और नील में आपको रिजॉर्ट्स बीच साइड पे मिल जाएंगे। हर रिजॉर्ट का, मोस्टली रिजॉर्ट्स का अपना प्राइवेट बीच होता है। हमारे जो हमने रिजॉर्ट बुक किया था उसका भी प्राइवेट बीच था, प्लस उसमें पूल भी था एक्वा स्टे रिजॉर्ट में। एंड रूम्स और उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी। तो आई विल से कि अगर आप हैवलॉक जा रहे हैं तो आप एक्वा स्टे रिजॉर्ट प्रेफर कर सकते हैं। एंड दूसरा हैवलॉक में आई गेस सीशेल काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छा है सीशेल। आई गेस पोर्ट ब्लेयर, नील और सब जगह काफ़ी चलता है अंडमान्स में। देन नील में जो हमारा स्टे था वो था सीशेल रिजॉर्ट। और मुझे लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। सीशेल 2 हैं वहाँ पे, सीशेल नील और सीशेल समसारा। समसारा में और सीशेल में दोनों में डिफरेंस ये है कि समसारा में आपको पूल भी मिल जाएगा। हम लोगों को पहले बात नहीं पता थी तो हमने सीशेल बुक कर लिया था, लेकिन बाद में जब हमें पता चली और हमने उनको कॉल करके कांटेक्ट किया कि हमें समसारा में बुकिंग मिल जाएगी सेम डेट के लिए, तो उनके पास रूम्स अवेलेबल नहीं थे तो हमें बुकिंग नहीं मिल पाई थी। बट स्टिल सीशेल भी बहुत सुंदर रिजॉर्ट है। सो अब बात करते हैं फूड इन अंडमान। हम दोनों वेजिटेरियन हैं तो हमें वेजिटेरियन खाना ही खाना था। ऑल्दो वहाँ का सी फूड बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप सी फूड खाते हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और अगर आप वेजिटेरियन हैं, स्पेशली मैं वेजिटेरियन लोगों के बारे में बताऊंगा क्योंकि हम वेजिटेरियंस हैं। और अगर आप कहीं भी बाहर जाते हो तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम पड़ती है वो वेजिटेरियंस को ही पड़ती है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए कोई इशू नहीं होगा, बट स्टिल मैं आपको अपनी रिकमेंडेशंस दूंगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं और पोर्ट ब्लेयर में हैं तो पोर्ट ब्लेयर में वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट अगर आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। बट हमें पर्सनली पोर्ट ब्लेयर का खाना इतना अच्छा नहीं लगा। अगर आप प्योर वेज रेस्टोरेंट्स ढूंढ रहे हो जहाँ पे नॉन वेज बनता ही नहीं है, तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है सबसे बेस्ट, अन्नपूर्णा। वो आप गूगल सर्च कर सकते हो, आप वहाँ जा सकते हो खाना खाने के लिए। वो जो वहाँ के शेफ़ हैं, जो वहाँ के मैनेजर्स हैं, वो इधर नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, हमारे उत्तराखंड से। हमने उनसे बात की थी, तो वहाँ का खाना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आप बारातंग जा रहे हो तो आप वहाँ खाना ही मत। इवन आप नॉन वेज खाते हो या वेज खाते हो, वहाँ खाना मत खाना। अपना कुछ खाना लेके जाना आप, ना तो आपका भी पेट खराब हो जाएगा जैसे मेरा हो गया था, क्योंकि वहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वहाँ के पता नहीं मुझे वो कैसे खाना बनाते हैं। वहाँ के रेस्टोरेंट्स में भी स्मेल अच्छी नहीं आती है। आई एम सॉरी टू से, बट दैट्स द फैक्ट। और मैंने यहाँ लिख रखा है, अगर आप को अच्छा एम्बियंस चाहिए पोर्ट ब्लेयर के अंदर तो आपको सी फूड डिलाइट्स अंडमान में मिल जाएगा। इसका व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा है।
आपको पूरा सी का व्यू मिलता है वहाँ से। और महफिल रेस्टोरेंट एंड कैफ़े भी है वहाँ पे, जो भी एक जिसका भी एम्बियंस बहुत अच्छा है। और अमाया करके एक रेस्टोरेंट है, उसका भी एम्बियंस अच्छा है। अगर आप थोड़ा लग्जरी में जाना चाहते हो, पोर्ट ब्लेयर में हो, तो आप सीशेल पोर्ट ब्लेयर का रेस्टोरेंट भी चूज़ कर सकते हो। सीशेल जो रिजॉर्ट है उसके अंदर ही उसका रेस्टोरेंट है, आप वो चूज़ कर सकते हो। और मुझे लगता है ज़्यादातर जितने भी रिजॉर्ट्स हैं सबके पास अपना एक किचन है, किसी के भी रेस्टोरेंट में जा सकते हो आप खाना खाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप स्टे नहीं कर रहे तो आप उस रिजॉर्ट या होटल में नहीं जा सकते हो। और अगर आप हैवलॉक में हो तो आप एक जगह तो बिल्कुल भी मिस मत करना, जो है समथिंग डिफरेंट। एक समथिंग डिफरेंट कैफ़े है, सी साइड कैफ़े है। अगर आप मैं बोलूँगा आपको वहाँ पे आप शाम के टाइम जाइए, बहुत बढ़िया एम्बियंस होता है। तो आपको टेबल के लिए वेट करना पड़ेगा फॉर श्योर। वहाँ का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई करना। वहाँ पे आपको ड्रिंक्स भी मिल जाएंगी, अगर आप ड्रिंक्स प्रेफर करते हो तो। नॉन वेज वेज सब मिलता है वहाँ पे। और दूसरे नंबर पे अगर आप हैवलॉक में हैं तो आप फुल मून कैफ़े ज़रूर जाना। बहुत ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट लगता है वहाँ का, आपको एंट्री बहुत ज़्यादा शानदार लगती है। हम दोनों ने वहाँ पे नेक्स्ट डे डिनर किया था, तो वहाँ भी आपको ड्रिंक्स सब होती हैं और बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। वहाँ भी आपको सच में बहुत मज़ा आ जाएगा। और भी वहाँ पे कैफ़ेज़ पड़ते हैं, जैसे बोनोवा कैफ़े है, अंजू कोको रेस्टोरेंट है वहाँ पे, और भी कुछ और ऑप्शंस हैं। बट ये जो वेनम कैफ़े भी है, के वो सामने ही था, बिल्कुल हाँ, स्टेज के सामने। हाँ, अगर आप म्यूज़िक पसंद करते हो, म्यूज़िक के साथ ड्रिंक आप पसंद करते हो और आप थोड़ा लाइवली एनवायरनमेंट चाहते हो, तो आप वेनम कैफ़े में भी जा सकते हो। बट समथिंग डिफरेंट तो बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप नील में हो तो नील में आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा छोटा सा आइलैंड है, स्टार्ट होते के साथ ही ख़त्म हो जाता है। एक दिन ही लोग प्लान करते हैं वहाँ पे। तो अगर आप सबसे पहला प्रेफर्ड ऑप्शन है अपना जो आपका होटल है, अगर आप लंच या डिनर कर रहे हो तो आप वहीं कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है कि आप सी साइड पे भी आपको कुछ रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ भी खा सकते हो। और जो आपको नील पे बीच साइड रेस्टोरेंट मिलेंगे वो आपको भरतपुर बीच पे मिलेंगे, जिसके पास में ही जेटी है, ठीक है। वहीं पे आप जाएंगे, ओपन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे आपको, बाहर सिटिंग होगी एकदम सी के पास। मुझे सबसे जो बेस्ट रेस्टोरेंट लगा वो शीशल नील लगा। आप अपने आप से भी ट्राई कर सकते हो, नहीं ट्राई करना चाहते तो आंख बंद करके शीशल नील के रेस्टोरेंट में चले जाना। तो अब हम बात करेंगे अपनी वाटर स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ की अंडमान में। सबसे पहले जब आप पोर्ट ब्लेयर में जाएंगे तो पोर्ट ब्लेयर में आप कॉर्विन कोव बीच पे जेट स्की कर सकते हैं। वहाँ पे और भी अदर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन वहाँ पर एक वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ से आप रॉस आइलैंड के लिए बोट लेंगे, वहाँ पर भी जेट स्की और अदर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। वहाँ पर वो आपको थोड़ी सस्ती पड़ जाएंगी। दूसरा, आप अपना स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। हैवलॉक में हमने भी तो मस्त है। अंडर वाटर एक्टिविटीज़ में स्कूबा बेस्ट है, आप स्कूबा ज़रूर करिएगा। हमने हैवलॉक में की थी, हैवलॉक में हमने नीमो बीच पे की थी। स्कूबा आई गेस एलिफेंट बीच पे भी होती है, वहाँ आप स्पीड बोट से भी जा सकते हैं और ट्रैक करके भी जा सकते हैं। हम लोग एलिफेंट बीच नहीं गए थे क्योंकि हमने स्कूबा नीमो बीच पर ही कर ली थी। तो स्कूबा डाइविंग बुक करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि वहाँ पर जो भी आपको शॉप्स दिख रही हैं स्कूबा डाइविंग के लिए, आप वहाँ डायरेक्ट जाएँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो खड़े होकर आपको बुलाएंगे कि आप हमारे साथ चलिए, हमारी शॉप है। वो बताएंगे आपसे कि हम मैनेजर है, हमारी शॉप है, जो कि ऐसा होता नहीं है। वो एजेंट्स होते हैं और वो बीच में अपना मार्जिन ज़रूर लेते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। उन्होंने हमें बताई थी 5500 की स्टार्टिंग में, देन वो 5000 पे आ गए थे। देन हमने क्या किया, हम डायरेक्ट शॉप पर गए जो उनकी स्कूबा डाइविंग की थी। वहाँ पर उन्होंने हमसे सिर्फ इतना पूछा कि आप एजेंट के थ्रू आए हैं या खुद आए हैं। हमने उनसे बोला कि हम खुद आए हैं, तो वो उन्होंने हमें बोट डाइविंग 3500 में बताई। स्कूबा डाइविंग दो टाइप की होगी, शोर डाइव एंड बोट डाइव। बोट डाइव में वो आपको सी पे अंदर लेकर जाएंगे, वहाँ बोट से डाइव कराएंगे। एंड शोर डाइव में आपको शोर पर ही लेकर धीरे धीरे अंदर लेकर जाते हैं। मुझे नहीं लगता उसमें इतना मज़ा आता होगा, इतनी डेप्थ में नहीं ले जाते होंगे आपको। बोट डाइव आप जरूर कीजिएगा। शोर डाइव मुझे लगता है सस्ते में भी हो जाएगी, राइट, सस्ते में होती है। हाँ, बोट डाइव से उसका कम कॉस्ट पड़ेगा आपको अगर आप शोर डाइव करते हैं तो। दूसरा, अगर आपको और एक्टिविटीज़ करनी है जैसे कि बनाना राइड, बोट राइड, वो आपको नील आइलैंड पे मिल जाएंगी, भरतपुर बीच पे। क्योंकि मुझे लगता है नील आइलैंड का पानी बहुत ज़्यादा साफ है, तो बोट राइड और बनाना राइड करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आपको वहीं आने वाला है। एग्जैक्टली। दूसरा आपका एक्टिविटीज़ में आ जाता है लाइट एंड साउंड शो पोर्ट ब्लेयर में, जो कि मस्त है। हमने वो शो देखा था जिस दिन हम बारातंग गए थे, उस दिन इवनिंग में।
एंड आई गेस लाइट एंड साउंड शो वैसे तो दिन में भी चलता है, बट मुझे पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से ऐसा लगा कि अगर वो आप रात में देखेंगे शाम के वक्त तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उसको आप ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सो अब हम बात करते हैं अपनी आइटनरी की। पहले दिन हमने पोर्ट ब्लेयर में स्टे किया, वहाँ हमने सैलोड जेल गए, कोर्विन्स को बीच पे गए और चिड़िया टापू गए, और हमने लोकल मार्केट कवर किया शाम के टाइम। दूसरे दिन हम गए थे बारातंग, वहाँ पे हम लाइमस्टोन केव गए थे, और शाम को आके हमने देखा था लाइट एंड साउंड शो। और डे 3 पे हम गए थे रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड भी बोलते हैं। डे 4 पे हमने कवर किया हैवलॉक आइलैंड, और वहाँ पे हमने कवर किया राधानगर बीच और काला पत्थर बीच, और आप वहाँ पे एलिफेंट बीच भी जा सकते हैं, विजयनगर बीच भी जा सकते हैं, बट जो मेजर फेमस बीचेस हैं वो राधानगर बीच है और काला पत्थर बीच है। फॉर सनराइज एंड सनसेट। फॉर सनराइज एंड सनसेट, यस। 5वें दिन अगेन हमने हैवलॉक में स्पेंड किया। 5वें दिन हमने अपनी स्कूबा डाइव करी, सुबह सुबह स्कूबा डाइव करी। 6th डे हम नील आइलैंड पे गए, जिसे आप शहीद डीप आइलैंड भी बोलते हैं, और वहाँ पे हमने कवर किया लक्ष्मणपुर बीच, सीतापुर बीच, लक्ष्मणपुर 1 बीच, भरतपुर बीच। तो आप गूगल कर सकते हैं सनसेट सनराइज किस टाइम होता है, तो उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। लास्ट डे हमने फिर पोर्ट ब्लेयर में स्टे किया, और वहाँ पे हमने लोकल मार्केट दोबारा एक बार कवर किया। हमने वहाँ पे गवर्नमेंट बस भी एक्सपीरियंस करी, जिसकी सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है। वहाँ पे AC बसेस भी चल। अब बात करते हैं टोटल बजट की। सबसे बड़ा खर्चा आता है फ्लाइट्स का। फ्लाइट्स हमें पड़ी थी 28,000 रुपीज़ की, आपको 35,000 की भी पड़ सकती हैं अगर आप न्यू ईयर के आसपास जा रहे हो, या हो सकता है थोड़ी और महंगी पड़ जाएँ। अगर आप मार्च वगैरह में प्लान कर रहे हो तो आपको 28,000 30,000 की पड़ सकती हैं। दूसरे नंबर का जो खर्चा आता है वो आपका फेरीज का आता है। तो जो एक बंदे का पड़ेगा वो 4,000 का टोटल फेरीज का खर्चा पड़ जाएगा, 4 से 5,000 रुपये का। हम दोनों का पड़ा था 8,000 रुपये। और तीसरे नंबर का खर्चा आता है कैब का। कैब हमें पड़ी थी, कैब टू बारातंग, कैब हमें पड़ी थी 4,000 रुपये की टू बारातंग। उसके बाद हमें स्पीड बोट पड़ी थी 800 रुपीज़ पर हेड पर पर्सन। स्पीड बोट कहाँ से? बारातंग से लाइमस्टोन केव जाने के लिए। स्कूटी आपको लगभग ऑन एन एवरेज 500 रुपीज़ पर डे की पड़ेगी, तो वो आपको 2,500 रुपये की, अगर आप 6-7 दिन का टूर प्लान कर रहे हो तो 2,500 की आपको स्कूटी पड़ जाएंगी। अगर आप कैब ले रहे हो तो अपने हिसाब से हिसाब लगा लेना, 700 रुपीज़ टू 1,400 रुपीज़ पर डे का पड़ जाएगा आपको। और आपको पेट्रोल का खर्चा भी पड़ेगा। आप स्कूटी ले रहे हो तो 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, तो आपको वो 500 रुपये आपका पेट्रोल लग जाएगा वहाँ पे। और फिर बात करते हैं होटल्स की। अगर आप पोर्ट ब्लेयर में होटल्स ले रहे हो, आपको डिसेंट होटल्स 1,200 से 1,800 तक या 2,000 तक डिसेंट होटल्स मिल जाएंगे, जो एक अच्छे होटल्स होंगे। अगर आपको लग्जरी में जाना है तो वहीं आपको वो 3,000 से 6,000 या 8,000 तक भी पड़ेंगे आपको पोर्ट ब्लेयर के होटल्स। अगर आप हैवलॉक में स्टे कर रहे हो तो हैवलॉक में आपको 3,500 से 5,000 तक अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, जहां आपको बीच साइड स्टे मिल जाएगा। अगर आप लग्जरी में जाना चाहते हो वहीं तो आपको 8,000 से 20,000 तक के भी होटल्स वहाँ मिल जाएंगे, रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप बात करते हो नील आइलैंड पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है आपके पास। आपको अगर आपको लग्जरी होटल्स में जाना है तो आपको वहाँ 6,000 से 10,000 तक आपको लग्जरी होटल्स मिल जाएंगे। अगर आप डिसेंट होटल लेना चाहते हो तो वही आपको 3,000 से 4,000 तक के मिल जाएंगे। अब बात करते हैं फूड के बजट की। तो आपको अगर कोई भी आप होटल ले रहे हो तो आपको ज़्यादातर होटल्स में आपको ब्रेकफास्ट फ्री मिलेगा, और हैवलॉक और नील का ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप पोर्ट ब्लेयर में हैं तो आपको लंच और ब्रेकफास्ट 250 रुपये में हो जाएगा। लंच 250 रुपये में, ब्रेकफास्ट एक बंदे का तो 500 रुपये उसके हो गए। अगर आप हैवलॉक में हैं तो आपको लंच और डिनर आप ड्रिंक के साथ कर ले रहे हो तो आपको 1,000 रुपये पर हेड पड़ेगा, पर लंच और पर डिनर। और अगर आप वहीं नील में हो तो आपको नील में थोड़ा सा और कॉस्टली पड़ जाएगा। अगर हैवलॉक में 1,000 का पड़ रहा है तो वही आपको वहाँ 1,200-1,300 का पड़ेगा, क्योंकि नील थोड़ा और ज़्यादा एक्सपेंसिव है खाने के मामले में। क्योंकि खाने के ऑप्शन ज़्यादा है नहीं, अगर आप वहाँ पे होटल में खा रहे हो तो। आप बाहर खा रहे हो तो आपका ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, होटल्स में खा रहे हो तो वो थोड़े एक्सपेंसिव पड़ेंगे आपको। वहीं बात करते हैं वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के। स्कूबा आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 3,500 से 6,000। डीप सी ड्राइव, और अगर आपको शोर डाइव करनी है तो वही 2,500 से 4,000 तक पड़ेगी। आपको जेट स्की करनी है तो 600 रुपये से 800 रुपये तक या 1,200 रुपये तक पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन कितनी आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो उससे।
बनाना राइड आपको 500 रुपये से पड़ेगी। और भी बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, उसके आप खुद सर्च कर सकते हो। मेजरली यही वाटर एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे। सो आखिरी में बात करते हैं आपकी क्वेरीज की। सो दीक्षा, आप मुझे ये बताओ, क्या हम अंडमान में रिमोट काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अंडमान में हम पोर्ट ब्लेयर में तो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नेटवर्क अच्छा मिल जाएगा, बट हैवलॉक और नील में पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ इंटरनेट की फ्लक्चुएशन रहेगी। और दीक्षा, वहाँ के ज़्यादातर लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? वहाँ पर मोस्टली लोग वैसे तो साउथ इंडियंस है, बट वहाँ पर सब लोग हिंदी ही बोलते हैं, तो आपको इस चीज़ की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पे सब हिंदी समझते भी हैं, बोलते भी हैं। तो अगर आप हमारे इस पूरी ट्रिप के डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने पर डे के अकॉर्डिंग भी वीडियोस अपलोड की हैं, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।